गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ही मेन टॉपिक का रिवीजन किया था। हम बताए थे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसको ठीक से समझ में आएगा जिसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जानकारी पहले से हो, और अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जानकारी नहीं है तो फिर इस चैप्टर में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम क्या किए, लेक्चर नंबर 1 में इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाए, बल्कि लेक्चर नंबर 1 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ही रिवीजन किए, ताकि उसका मेन टॉपिक सबके ध्यान में आ जाए और उससे ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 2 तो ये है, लेकिन इस चैप्टर की हम बात करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, तो इस चैप्टर के अनुसार यह इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 भी हो सकता है। हम इसको लेक्चर नंबर 1 भी बोल सकते हैं। तो अगर किसी को ह्यूमन रिप्रोडक्शन का रिवीजन करना है तो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 देखिए और फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। ठीक है, उसे ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन की पहले से जानकारी है तो फिर कोई बात नहीं, आप फिर यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे तो पहले हम उस टॉपिक के बारे में बता देते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है ना वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि हम लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक हो जाएगा पॉपुलेशन। ठीक है, हमारा टॉपिक हो जाएगा पॉपुलेशन, आबादी। हम लोग जानेंगे कि अभी दुनिया में किस तरह से आबादी बढ़ते जा रहा है, अपने देश में कितना तेजी गति से आबादी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आबादी तो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, फिर आबादी को कंट्रोल कैसे करना है, तो उसके लिए मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिसका उपयोग करके बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी होगा लेकिन कि बच्चे का जन्म नहीं होगा। इसके लिए कई विधियां हैं, हम लोग सभी विधि को एक तरफ से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसे हम अबॉर्शन भी बोलते हैं, इसी को हम अबॉर्शन भी बोलते हैं। अब क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई गर्भवती माँ है और अब उसके पेट के अंदर जो बच्चा है ना उसमें किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम आ गया। अब बच्चे को नष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर माँ को खतरा है। तो उस स्थिति में अबॉर्शन कर दिया जाता है, या फिर किसी का अगर रेप हो जाता है तो फिर वहाँ तो बच्चा नहीं चाहिए, तो फिर उस स्थिति में बच्चे को गिरा दिया जाता है। तो बच्चे को जो गिराया जाता है ना, यानी कि गर्भावस्था पूरा होने से पहले ही अगर बच्चे को नष्ट कर दिया जाता है तो हम इसे बोलते हैं MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर अबॉर्शन। तो किस तरह से अबॉर्शन किया जाता है और कहाँ तक कानूनी रूप से ये सही है और कहाँ पर इस पर प्रतिबंध लग जाता है, ये सब कुछ हम लोग MTP टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी। ठीक है, यानी बंध्यता। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बंध्यता। बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिनकी शादी को 5 साल 10 साल हो चुके हैं लेकिन कि उनके बच्चे नहीं हुए हैं। ऐसे भी बहुत सारे कपल्स होते हैं, पति पत्नी है, जिनकी शादी को 10-10 साल 15-15 साल हो गए हैं लेकिन कि बच्चे नहीं हुए हैं। तो उनमें कुछ तरह की परेशानियां होती है जिसके वजह से वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि पुरुष में किस तरह की परेशानी हो सकती है, स्त्री में किस तरह की परेशानी हो सकती है, इनफर्टिलिटी का क्या क्या कारण हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ये वह तकनीक है जिसके द्वारा निसंतान दंपति को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। मतलब ये कि कोई पति पत्नी है जिसके कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी को 5 साल 10 साल 15 साल हो चुके हैं लेकिन उन्हें बच्चे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो वो कुछ ये ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी तकनीक का अगर यूज करे तो उसे भी संतान प्राप्त हो जाएगा। तो कई ऐसी विधियां हैं, अभी के समय में कई ऐसी विधियां हैं जिसका उपयोग करके निसंतान माता पिता भी अपने बच्चे को प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में कि टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है। टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी स्त्री के शरीर में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो फिर फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर कराया जाता है और फिर बनने वाले जायगोट या फिर एम्ब्रायो को उस स्त्री के बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चे को हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे STD या STI। STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसे फैलने की संभावना रहती है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से जो बीमारी फैलता है ना, उसे हम बोलते हैं STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये बीमारी किस तरह से होता है और उसका क्या क्या लक्षण होता है और हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा टॉपिक होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पॉपुलेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, MTP, इनफर्टिलिटी, ART, टेस्ट ट्यूब बेबी, STD। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। यहाँ पर लिखे हुए भी हैं जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या, लिखा हुआ बाद में पढ़ना है, पहले जो हम बोल रहे हैं उसे ध्यान से समझना है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का सीधा सा मीनिंग है कि जनन अंगों का स्वस्थ होना, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर बढ़िया से काम कर रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर हेल्दी है, स्वस्थ है, तो हम उसी के लिए वर्ड यूज करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हेल्दी होने तक ही सीमित नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जो जनन स्वास्थ्य है वो केवल जनन अंगों के स्वस्थ होने तक नहीं है, बल्कि WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हेल्दी होने को नहीं कहते हैं, बल्कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वह रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट सहित एक कंप्लीट हेल्थ होता है। यानी कि जो जनन स्वास्थ्य होता है ना, वह जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य होता है। संपूर्ण स्वास्थ्य का क्या मतलब है? संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ और सामाजिक स्वास्थ्य यानी कि सोशल हेल्थ। पहले देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य के बारे में। जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन अंगों का स्वस्थ होना, अर्थात जनन अंगों का सुचारू रूप से कार्य कर पाना है। ठीक है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन स्वास्थ्य जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य है, अर्थात शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ तथा सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। मतलब ये कि अगर किसी व्यक्ति का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्वस्थ है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही से काम कर रहा है, उनके बच्चे भी हो रहे हैं, लेकिन अगर उसका सामाजिक स्वास्थ्य सही नहीं है, उसका फिजिकल हेल्थ सही नहीं है, उसका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तो फिर हम उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही नहीं बोल सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ तब ठीक होगा जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही से काम कर रहा हो, उसका फिजिकल हेल्थ ठीक हो, उसका मेंटल हेल्थ ठीक हो, उसका सोशल हेल्थ भी ठीक हो, तभी हम बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति का रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही है। अगर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ या सोशल हेल्थ कहीं भी अगर गड़बड़ी हो गया तो हम बोलेंगे कि इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही नहीं है। अब बात है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ से क्या लेना देना है, तो हम इसे एक एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। माना कि किसी कपल की शादी होती है और शादी को 5 साल 7 साल बीत जाते हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं होते हैं। तो फिर समाज के लोग आपस में बातें करने लगते हैं, कहते हैं कि देखो उनकी शादी को तो 7-8 साल बीत गए हैं, लेकिन कि अभी तक उनके बच्चे नहीं हुए हैं, तो कैसी लड़की से शादी करा दिया गया कि उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्या दिक्कत है, डॉक्टर को दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। तो इस तरह की बातों को सुन करके पति पत्नी को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। तो कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर कुछ गड़बड़ी आ गई
तो कैसे यहाँ मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, सोशल हेल्थ इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ तभी अच्छा हो सकता है जब किसी व्यक्ति का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही से काम कर रहा हो और साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ, मतलब तमाम तरह का जो हेल्थ है वो अगर ठीक है तो फिर हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग क्या होता है। परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग परिवार के सभी सदस्यों के संपोषित विकास के लिए परिवार के आकार को छोटा बनाने की योजना फैमिली प्लानिंग कहलाता है और वर्तमान समय में इसे RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, भारत में सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी। समझना है, अभी के समय में पॉपुलेशन आबादी काफ़ी तेज गति से बढ़ते जा रहा है और ख़ास करके अपने देश में तो आबादी और भी काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ते जा रहा है और बढ़ती आबादी के कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अब जैसे कि एक फैमिली में एक पति पत्नी है और उसके 5 बच्चे हैं। ठीक है, एक पति पत्नी और उनके 5 बच्चे हैं, तो फिर उन 5 बच्चों का देखभाल करने में माता पिता को तरह तरह की परेशानियां होती है। 5 बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाना है, अच्छा कपड़ा पहनाना है, चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है, तो फिर ये सब कुछ कैसे मेंटेन होगा। फैमिली में उतना इनकम नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं अगर माता पिता को 2 ही बच्चे हैं, ठीक है, माता पिता को अगर 2 ही बच्चे हैं तो फिर उन दोनों बच्चे का देखभाल सही तरीके से किया जा सकता है, उसमें कम पैसा खर्च होगा, 2 बच्चे को बढ़िया स्कूल में भी पढ़ाया जा सकता है, बढ़िया कपड़ा पहनाया जा सकता है, तबीयत खराब हो जाए तो सही तरीके से उसका इलाज भी कराया जा सकता है। यानी कि छोटा परिवार अगर रहता है तो परिवार का मेंटेनेंस बढ़िया तरीक़ा से हो सकता है और अगर बड़ा परिवार हो गया तो फिर वहाँ पर बहुत तरह की समस्याएँ आ जाती है। तो सरकार ने परिवार के आकार को छोटा बनाने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया। ठीक है, जिसमें लोगों को यह बताया गया कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है, हम 2 हमारे 2 बच्चे 2 ही अच्छे, इस तरह का स्लोगन भी दिया गया। ठीक है, और ये डेट याद रखना है कि भारत में सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी। ठीक, अब आगे लिखा हुआ है कि जनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के उद्देश्य, एम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स। जनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्या उद्देश्य है और उसे हम यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, एक तरफ से सभी पॉइंट्स को समझा देते हैं। ठीक है, देखना है ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट है जनता के बीच जनन संबंधी सभी पहलुओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम का पहला उद्देश्य है कि जनता के बीच जनन संबंधी हर प्रकार की सूचना को प्रसारित करना, जनन संबंधी सभी पहलुओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल तथा कॉलेज में यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देना। स्कूल में यौन शिक्षा पर विशेष रूप से चर्चा किया जाए, बच्चों को सही से जानकारी दिया जाए, क्योंकि बच्चों को इस मामले में जानकारी होती नहीं है। मुझे याद है कि जब हम पढ़ा करते थे तो क्लास 9 में, क्लास 11, 12 में और फिर ग्रेजुएशन में, तीनों क्लास में हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने के लिए मिला, लेकिन कि किसी भी टीचर ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया। कह दिया गया कि हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ाते हैं, तुम सब खुद से पढ़ लेना। तो अपने से पढ़े और बहुत कुछ समझे, बहुत कुछ नहीं भी समझ पाए, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे बुक को पढ़े तो फिर ठीक से समझे। लेकिन कि अभी के समय में हम देखते हैं कि टीचर पढ़ाते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को टीचर पढ़ाते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन पहले नहीं पढ़ाया जाता था। तो अभी सब लोग थोड़ा सा ओपन हो चुके हैं, अब लोग बातें करने लगे हैं, पहले के ज़माने में बात नहीं किया जाता था। ठीक, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि लोगों को STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के विषय में जानकारी देना, जैसे एड्स होता है, गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो बीमारी उत्पन्न होता है ना, उसको बोलते हैं STD। तो STD कैसे फैलता है, कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में लोगों को जानकारी देना।
किशोर आयु वर्ग के लोगों को यौन संबंध में शिक्षित करना, जो बच्चे 14-15 साल के हैं उसे यौन संबंध में उसे शिक्षित करना। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है यौन संबंधी अपराधों के बारे में शिक्षा देना। यौन संबंधी जो भी अपराध होता है, जैसे कि रेप केस होता है, तो उसके बारे में लोगों को बताना कि वो गलत चीज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भवती माताओं की देखभाल तथा स्तनपान के महत्व के संबंध में जानकारी देना। जो गर्भवती माता है उसका देखभाल किस तरह से किया जाए और जो स्तनपान कराने से यानी कि बच्चे को अपना दूध पिलाने से क्या क्या बेनिफिट होता है उसके बारे में जानकारी देना। ठीक है, विवाह की उम्र को बढ़ाना। पहले के समय में 10-11 साल की उम्र में ही बच्चे की शादी करा दी जाती थी, लेकिन कि धीरे धीरे इस तरह का प्रयास किया गया कि लड़की की शादी 18 वर्ष के बाद हो, लड़के की शादी 21 वर्ष के बाद हो, और अभी इस तरह के एज को लोग फॉलो भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मादा भ्रूण हत्या पर रोक लगाना। एक जांच होता है जिसे हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। इस जांच के द्वारा जन्म के पहले ही बच्चे के लिंग का पता कर लिया जाता है कि बच्चा आगे चल कर के लड़का होगा या लड़की होगी। अब अगर किसी फैमिली वाले को लड़की नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, तो वह जन्म के पहले ही अबॉर्शन उसका बच्ची का करा देना चाहता है, तो कन्या भ्रूण हत्या हो जाता है। तो कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। इसके बाद लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी, एसटीडी, कॉन्ट्रासेप्टिव या अबॉर्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ईटीसी के बारे में चिकित्सीय सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना। उसके बाद लोगों को इनफर्टिलिटी यानी वंध्यता के बारे में चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना। तो जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम का ये सभी उद्देश्य है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। और अभी हम अगले टॉपिक पर आएंगे, पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन टॉपिक के साथ आ रहे हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो अब हम लोग बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट के ऊपर कि ये जनसंख्या विस्फोट होता क्या है। ठीक है, अभी के समय में मनुष्य की जनसंख्या काफ़ी तेज गति से बढ़ रही है और इसी को हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। कुछ आंकड़ा बता रहे हैं, ध्यान से देखना इस आंकड़े को। 1900 ईस्वी में, ठीक है, 1900 ईस्वी में पृथ्वी पर मनुष्य की जनसंख्या 2 अरब थी। यानी कि 1900 ईस्वी में पृथ्वी पर मनुष्य की जनसंख्या 2 अरब थी, जो कि 2000 ईस्वी में तेजी से बढ़कर के 6 अरब हो गई। 1900 ईस्वी में पूरे पृथ्वी पर मनुष्य की जनसंख्या कितनी थी? केवल 2 अरब थी। सभी देश से मिलाकर के जनसंख्या 2 अरब हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन कि मात्र 100 वर्ष का समय बीता। 1900 ईस्वी से 2000 ईस्वी आते आते ये 2 अरब से 3 गुना बढ़ करके 6 अरब तक पहुंच गई। मतलब सोचो कि पिछले लाखों वर्षों में जहां तक जनसंख्या पहुंचा था, केवल अगले 100 वर्षों में उससे 3 गुना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया। तो इतना तेज रफ्तार से जनसंख्या बढ़ा। ठीक है, और अभी 2011 ईस्वी में जो जनगणना हुआ था, तो 2011 ईस्वी में ये बढ़ करके 7.2 अरब हो गई। ठीक, अब जरा सा भारत की हम बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी 1947 ईस्वी में, यहाँ 1947 ईस्वी से दिया गया है, 1947 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी। 1947 ईस्वी में भारत की जनसंख्या केवल 35 करोड़ थी। ठीक, लेकिन कि 2000 ईस्वी में बढ़कर कितना? 1 अरब हो गई। 2000 ईस्वी में बढ़कर के ये 1 अरब हो गई। तो सोचो कि 1947 ईस्वी में भारत की जनसंख्या मात्र 35 करोड़ थी और ये 2000 ईस्वी तक आते आते उसमें इतना लगभग 3 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया और 1 अरब तक जनसंख्या पहुंच गया। और उसके बाद 2011 ईस्वी में भारत की जनसंख्या बढ़कर के 1.2 अरब हो गई, यानी कि 120 करोड़ जनसंख्या 2011 में हो चुका था। और अभी अगर हम 2020 की बात करें, अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में भारत में मनुष्य की जो जनसंख्या है वह लगभग 1.38 अरब है।
1.38 अरब यानी कि 138 करोड़ मनुष्य की जनसंख्या अपने देश में हो चुकी है। तो इतना तेज गति से जनसंख्या में बढ़ोतरी हुआ ना, इसी को हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। तो ये जनसंख्या विस्फोट का रीजन क्या रहा, क्यों इतना तेज गति से? पहले इतना तेज गति से बढ़ता नहीं था जनसंख्या, आखिर इस पिछले 100 साल में क्या हुआ, क्या परिवर्तन हो गया जिसके कारण कि जनसंख्या काफ़ी तेज गति से बढ़ गया? तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जनसंख्या विस्फोट के कारण, किस वजह से जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ा। तो उसका मेन कारण है मृत्यु दर यानी डेथ रेट या मोर्टेलिटी में कमी। मृत्यु दर में कमी आ गई। पहले जो है ना, पहले स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन कि अभी के समय में स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी बेहतर हो चुकी है। पहले के समय में अगर कोई गर्भवती माँ अपने बच्चे को, जब डिलीवरी का समय आता था तो डिलीवरी के दौरान बच्चे को भी मरने का संभावना रहता था और माँ को भी मरने का संभावना रहता था। लेकिन जब भी कोई गर्भवती माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती थी तो चूँकि स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध थी नहीं, जो महिलाएं सब होती थी वही डिलीवरी करवाती थी और उसमें बहुत सारा गड़बड़ी हो जाता था, जिस वजह से गर्भवती माँ मर जाती थी और उसके बच्चे को भी मरने की संभावना रहती थी। लेकिन कि अब के समय में हॉस्पिटल में डिलीवरी होता है तो डॉक्टर नर्स सब उसमें इन्वॉल्व होती है और इस वजह से सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से बच्चे का डिलीवरी हो जाता है, बच्चे को भी बचा लिया जाता है और माँ को भी बचा लिया जाता है। तो सबसे फर्स्ट रीज़न है कि मृत्यु दर में कमी आ गई और ख़ास करके मातृ मृत्यु दर यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कमी आ गई और उसके बाद शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि IMR में भी कमी आ गई। तो माँ भी अब सुरक्षित रहने लगी और बच्चे भी सुरक्षित होने लगे, ठीक है। फिर जन्म दर जो बर्थ रेट है उसमें वृद्धि हो गई, यानी कि जब जनसंख्या इस तरह से बढ़ेगा तो धीरे धीरे बर्थ रेट में फिर बढ़ोतरी हो गया। उसके बाद फिर कम उम्र में विवाह हो जाता था, हालांकि पहले ज़्यादा होता था, अब तो इस पे रोक लग चुका है। तो ये भी रीजन रहा कि कम उम्र में विवाह की वजह से भी जनसंख्या बढ़ा। और शिक्षा, जिसे ये पता नहीं है कि जनसंख्या बढ़ने से परिवार में किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, उनके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हुए और इस वजह से जनसंख्या बढ़ा। और निम्न स्तरीय सामाजिक प्रथाएं, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि बच्चे भगवान के देन होते हैं और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लाया जाए, चूँकि वो भगवान का देन है तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लाएंगे और इस वजह से भी जनसंख्या बढ़ गया, ठीक। अब है जनसंख्या विस्फोट के परिणाम। जनसंख्या तो काफ़ी तेज गति से बढ़ रहा है, इसका क्या क्या परिणाम होता है वो हम लोग देख लेते हैं। आवास तथा स्थान से संबंधित परेशानियाँ, बहुत ही सिंपल सा बात है। आवास तथा स्थान से संबंधित परेशानियाँ, भोजन से संबंधित परेशानियाँ, रोजगार से संबंधित परेशानियाँ, शिक्षा से संबंधित परेशानियाँ, चिकित्सा से संबंधित परेशानियाँ, गरीबी का सामना करना पड़ता है, ऊर्जा का संकट होता है, पर्यावरण क्षरण यानी पर्यावरण प्रदूषित होता है, किस तरह से तो वन विनाश हो रहा है, प्रदूषण फैलते जा रहा है। ये सभी हानिकारक प्रभाव बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने परिवार नियोजन को समझा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझा, जनसंख्या विस्फोट को समझा, जनसंख्या विस्फोट किस तरह से तेजी गति से जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या विस्फोट का क्या क्या कारण होता है और जनसंख्या विस्फोट का हानिकारक प्रभाव क्या क्या पड़ता है, ये सब कुछ आज हम लोगों ने समझा। तो जनसंख्या तो काफ़ी तेज गति से बढ़ा, अब सरकार के पास क्या उपाय है? सरकार ने सोचा कि इतना तेज गति से जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो परेशानियां तो बढ़ती चली जाएगी, इसलिए सरकार ने कहा कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अपनाओ और जनसंख्या को नियंत्रित करो। तो हम लोग अगले क्लास में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सेक्सुअल एक्टिविटी होगा लेकिन कि बच्चे का जन्म नहीं होगा। तो कई विधियाँ हैं, हम लोग एक तरफ से सभी विधि को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।